हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से यूट्यूब पर अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा सेल बायोलॉजी का न्यूक्लियस टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियस का ओवरव्यू डिस्कस किया है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, साथ ही साथ हम लोगों ने न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को डील किया था। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में हम लोगों ने न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को भी डील किया है। तो यदि आप पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका अधिक समय न लेते हुए चलते हैं अपना टॉपिक पर। दोस्तों, क्रोमेटिन क्या होता है? द न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्टली जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल्स। दोस्तों, क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, आपने पिछली क्लास में देखा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल दोस्तों किस फॉर्म में होता है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे ये क्या है, ये है हमारा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल उलझा हुआ रहता है, आपस में टेंगल्ड रहता है। इसको समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि स्वेटर बुनने वाला जो ऊन होता है, ठीक है, ऊन के बंडल को आप खोलिए, फिर आपस में मिक्स कर दीजिए। ठीक है, जब पूरा मिक्स कर देंगे फिर क्या होगा, अगर एक धागा पकड़ के इसको उठाएंगे तो पूरा का पूरा क्लस्टर उठ जाएगा। ठीक उसी प्रकार ही क्या होता है, ये डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में उलझे रहते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स के इस फॉर्म को कहा जाता है क्रोमेटिन। दोस्तों, वही यहाँ पे बोला गया है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि सेल का मोस्टली जेनेटिक मटीरियल होता है। किस फॉर्म में? लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म में। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए, ये क्या है, लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इसके क्या होता है, लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल्स में दोनों एंड फ्री होते हैं, जबकि सर्कुलर डीएनए में दोनों एंड इसके क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो क्रोमेटिन होता है उसका किसका होता है, लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल्स का होता है। ठीक है, ये होता कैसे दोस्तों, ये स्टेनेबल मटेरियल होता है, मतलब इसको स्टेन किया जा सकता है। अगर आप इसका कंपोजिशन देखेंगे तो इसमें डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है दोस्तों, क्रोमेटिन के अंदर हिस्टोन प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स आर अ मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द क्रोमेटिन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप क्रोमेटिन में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को अलग करने के बाद कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी होते हैं जिन्हों नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्कैफोल्ड प्रोटीन हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, पॉलीकॉम हो गया, हेट्रोक्रोमेटिन प्रोटीन 1 हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो कि क्रोमेटिन का अहम हिस्सा होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि आपने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन होता है आपस में उलझा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होने के दौरान क्या होता है, प्रोफेज में ये क्रोमेटिन कंडेंस्ड होने लगते हैं। ठीक है, और अर्ली मेटाफेज में ही इतने क्लियर और कंडेंस्ड हो जाते हैं कि आप इनको माइक्रोस्कोप से, ठीक है, बहुत आसानी से आप इनको देख सकते हैं। तो डीएनए के इस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को, वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पर क्रोमेटिन है, देख सकते हैं क्रोमेटिन किसका बना हुआ है। ये जो आप ग्रे कलर का गोले गोले देख रहे हैं सर्कुलर, ये सब क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन को बांध के कौन रखा है, ये जैसे रत्तीनुमा जो संरचना दिख रहा है, ये है डीएनए। ये क्या है, ये है डीएनए। देख सकते हैं आप, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए की क्वांटिटी ये ज़्यादा है, लेकिन अगर हेट्रोक्रोमेटिन बात करें, ठीक है, अगर हेट्रोक्रोमेटिन प्रोटीन बात करें, देख सकते हैं ये कितनी कम मात्रा में है। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट होता है। इसके अलावा इसके कंपैरिजन में जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जैसे कि हेट्रोक्रोमेटिन प्रोटीन 1 होंगे, इसके फोल्ड प्रोटीन होंगे, ये इन सब की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया कि जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तो सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, जो क्रोमेटिन होता है वेल डिफाइंड फॉर्म हो जाता है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो जाता है, जिसे हम क्या कह रहे थे, क्रोमोसोम कह रहे थे। ठीक है, यदि हम इस क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, इनके कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन के बेसिस पे, पहला होता है यूक्रोमेटिन, दूसरा होता है हेट्रोक्रोमेटिन। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, इसको समझने से पहले पहले हम इस कहावत पे नजर डालते हैं। एक्चुअली ये कहावत नहीं है, हमारे भारतीय समाज की हकीकत है। अच्छी बहू वही होती है जो सास की हर बात माने। ठीक है, अब यहाँ सास कौन है, बहू कौन है? दोस्तों, सास है सेल साइकिल, ठीक है, और बहू है क्रोमेटिन। इसको ध्यान दीजिएगा, सास कौन है, सेल साइकिल, और बहू है क्रोमेटिन। अब इसको देखते हैं दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं, ये है सेल साइकिल। सेल, इसको हमने समझाने के लिए यहाँ हमने 2 न्यूक्लियस लिया है। ठीक है, दोनों क्रोमेटिन आप देख लीजिए एकदम उलझा हुआ है। ठीक है, टेंगल्ड फॉर्म में है। दोस्तों, जब सेल साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है, सेल साइकिल स्टार्ट होती है तो इसका क्रोमेटिन के लिए एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इसका सख्त निर्देश रहता है। ठीक है, ये सेल साइकिल कहती है कि
क्रोमेटिन को पहले कंडेंस्ड होना है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना है, ठीक है, पहले कंडेंस्ड होना है, संघनित होना है, ठीक है, इसके बाद फिर डिकंडेंस्ड होना है, ठीक है। अब कहानी क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्रोमोसोम या क्रोमेटिन का वह पार्ट जो सेल साइकिल के दौरान, ठीक है, जो सेल साइकिल के दौरान कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन का साइकिल जो है नॉर्मली पूरा कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, उसको कहते हैं दोस्तों यूक्रोमेटिन, ठीक है। मतलब ये है कि जो सेल साइकिल का निर्देश फॉलो कर रहा है, जो सेल साइकिल की बात मान रहा है, वो कौन है? यूक्रोमेटिन। क्यों? क्योंकि ये पहले कंडेंसेशन भी कर रहा है, बाद में डीकंडेंस्ड हो रहा है। कंडेंसेशन का मतलब ये जो क्रोमेटिन है ये कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बन जाता है, बाद में यही सेल साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये क्या करता है, ये जो क्रोमोसोम है ये डीकंडेंस्ड होकर दोबारा फिर क्रोमेटिन में बन जाता है। ये पहला कंडीशन था यूक्रोमेटिन के लिए, ठीक है। अब सेम निर्देश इसका इस क्रोमेटिन के लिए भी है, ठीक है। अब ये वही कहानी है, ये कहती है कि भैया क्रोमोसोम या क्रोमेटिन का वह पार्ट जो कंडेंस्ड हो जाएगा, ठीक है, कंडेंस्ड हो जाएगा और फिर डीकंडेंस्ड हो जाएगा, मतलब कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन का नॉर्मल साइकिल पूरा कर लेगा, वो कहलाता है यूक्रोमेटिन। जो नहीं कर पाता है वो कहलाता है हेट्रोक्रोमेटिन। दोस्तों हेट्रोक्रोमेटिन क्या करता है? ये कहता है भैया हम कंडेंसेशन तो कर लेंगे, लेकिन डीकंडेंसेशन भैया ये हमारे बस का नहीं है, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये साइकिल सेल साइकिल के दौरान, ठीक है, ये कंडेंस्ड हो जाता है लेकिन फिर बाद में कंडेंस्ड ही रह जाता है, ठीक है। तो ये कहानी होती है दोस्तों हेट्रोक्रोमेटिन की। तो मतलब हमारी कहावत क्या थी? अच्छी बहू वही है जो सास की हर बात माने। मतलब ये देखिए, अच्छी बहू हमारे यूक्रोमेटिन, इसने सास की दोनों बातें मान ली, कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन की, ठीक है। और ये दूसरे प्रकार वाली, ठीक है, इसने भाई ये बात नहीं मानी, जो इसके बस में था इसने किया, बाकी कहा कि नहीं कर सकती। जब नहीं कर सकती तो इसकी दूसरी कैटेगरी है, कौन सी? हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। हालांकि ये कहावत थी, इसको मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिया है, इसको पर्सनली मत लीजिएगा, ठीक है। वही चीज दोस्तों यहाँ बताया गया है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यूक्रोमेटिन इज द क्रोमोसोम और रीजन ऑफ क्रोमोसोम दैट शो नॉर्मल साइकिल ऑफ क्रोमोसोम कंडेंसेशन एंड डीकंडेंसेशन। मतलब नॉर्मल साइकिल पूरा करेगा, ठीक है, नॉर्मल साइकिल पूरा करे कंडेंसेशन का और फिर डीकंडेंसेशन का। कब पूरा करेगा? थ्रू आउट द सेल साइकिल, पूरी सेल साइकिल के दौरान कंडेंसेशन का और डीकंडेंसेशन का नॉर्मल साइकिल कंप्लीट कर लेगा। उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको कहते हैं यूक्रोमेटिन। आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, ये है यूक्रोमेटिन, डीकंडेंस्ड फॉर्म में है, और यहाँ देखिए हेट्रोक्रोमेटिन को देख रहे हैं कितना कंडेंस्ड फॉर्म में है। इसको इस इमेज में देखेंगे और बेहतर ढंग समझ में आएगी। ये देखिए हेट्रोक्रोमेटिन जो कि कंडेंस्ड फॉर्म में है। वहीं अगर आप यूक्रोमेटिन को देखते हैं तो यूक्रोमेटिन देख रहे हैं किस तरह डीकंडेंस्ड हो गया है, ठीक है। ये चीज था दोस्तों यूक्रोमेटिन, ठीक है। अब समझते हैं हेट्रोक्रोमेटिन क्या है। दोस्तों वही चीज यहाँ हेट्रोक्रोमेटिन बताया गया है। हेट्रोक्रोमेटिन इज द क्रोमोसोमल रीजन दैट रिमेन्स कंडेंस्ड थ्रू आउट द सेल साइकिल। मतलब कि सेल साइकिल कंप्लीट होने के बाद भी क्रोमोसोम का जो पार्ट कंडेंस्ड ही रह जाता है, उसको कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। दोस्तों ये सेल साइकिल के बाद भी कंडेंस्ड ही रह जाता है, इसी वजह से ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, ठीक है। इसके जीन्स उतने एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो हेट्रोक्रोमेटिन दोस्तों दो प्रकार का होता है। पहला होता है कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, दूसरा होता है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। दोस्तों कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ये हमेशा ऑलवेज कंडेंस्ड फॉर्म रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनके जीन्स कैसे होते हैं? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। अब ये पाया कहाँ जाता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये प्रेजेंट होता है दोस्तों क्रोमोसोम पेयर के होमोलॉगस साइट पे। अगर वहीं हम फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें दोस्तों, ऐसा क्रोमेटिन, ठीक है, दैट मे बिकम कंडेंस्ड एंड वेरी ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। मतलब ये सेल साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये कंडेंस्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर कंडेंस्ड होता है, ठीक है, अगर कंडेंस रह जाता है तो फिर क्या होगा कि इनके जीन्स जो होते हैं ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहेंगे, ठीक है। अगर अनकंडेंस्ड हो जाता है, डीकंडेंस्ड हो जाता है सेल साइकिल के बाद, तो इसके जीन्स कैसे हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। तो वही यहाँ बोला गया है वेरी ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव इन द सेल टाइप्स, अलग अलग सेल्स में डिपेंड करता है। दोस्तों ये फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ये प्रेजेंट होता है डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस के सेल्स में। दोस्तों जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर होते हैं उनके किसी एक मेंबर पे ये फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है और
कंस्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है। कंस्टिट्यूटिव हमेशा इनएक्टिव रहता है, ठीक है, हमेशा ही कंडेंस्ड फॉर्म रहता है। फैकल्टेटिव में ये वेरी करता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये दोस्तों ये स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, कभी भी कोई क्वेश्चन जो है इससे मिस नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। हेटेरोक्रोमेटिन कैसा होता है, बहुत टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन मटेरियल होता है और ये डार्क स्टेन लेता है, ठीक है, और ये जेनेटिकली लेस एक्टिव होता है, ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्म में होता है तो लेस एक्टिव होता है। और इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव जीन्स ज़्यादा होते हैं, या कहते हो कि इनके जीन्स कैसे होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर हम वही यूक्रोमेटिन की बात करें तो यूक्रोमेटिन कैसा होता है, ये लूजली पैक्ड क्रोमेटिन मटेरियल होता है। जब लूज पैक्ड होता है तो लाइट स्टेन लेता है, ठीक है, ये लूजली पैक्ड होता है, इसी वजह से इसके जीन्स जो होते हैं ये जेनेटिकली मोर एक्टिव होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से लूजली पैक्ड होने की वजह से इनके जीन्स जो होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, और इनका जो ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है वो सेल साइकिल के अर्लीस्ट फेज में ही होता है। दोस्तों ये है क्रोमोसोम। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो ये आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके एंड पे जैसे ये चीज़ें हैं, यहाँ पे जो होता है यहाँ प्रेजेंट होता है हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है, इसको कह सकते हैं आप हेटेरोक्रोमेटिन यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे हेटेरोक्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक। और ये जो रीजन होता है ये रीजन होता है यूक्रोमेटिन का, ठीक है, इसको आप मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का बेहतर ढंग से प्रैक्टिकल करने के लिए आप अपने घरों में देखिएगा, जब मम्मी या बहन जब आटा गूंथने लगें, ठीक है, आटा गूंथते वक्त क्या करेंगे, उसमें जब देखते हैं जब पानी डलता है पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब पानी डालते हैं, जब हल्का से मिक्स करते हैं तो जितना आटा क्लस्टर्ड बन जाता है, क्लस्टर्ड हो जाता है, उसको आप समझ सकते हैं कि हेटेरोक्रोमेटिन उसी तरह होता है, ठीक है, जब आटे के जब गुत्था बन जाता है पूरा। और जो आटा पानी भी नहीं, जिसमें नहीं पड़ा रहता, भरभरा होता है, उसको आप समझ सकते हैं कि यूक्रोमेटिन इस तरह होता है। तो इसको आप इस तरह एक कॉमन एग्जाम्पल तरह समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर क्रोमेटिन। वीडियो लेक्चर कैसा लगा इसको जरूर बताइएगा, समझ में आया कि नहीं आया ये भी बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आपके उत्तर देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।